नमस्कार बंधुओं, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। हाँ, अपन बात कर रहे थे परमाणु मॉडल के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज अपन रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की जो कमियां हैं उस कमियों को दूर करने वाले नील्स बोर के परमाणु मॉडल के बारे में अध्ययन करेंगे। नील्स बोर, जिनका पूरा नाम नील्स हेनरिक डेविड बोर, जिन्होंने 1913 में हाइड्रोजन परमाणु की संरचना और उनके स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने के लिए एक प्रतिरूप प्रस्तुत किया, जिसे अपन क्या कहते हैं, नील्स बोर का परमाणु मॉडल। बात करते हैं नील्स बोर के परमाणु मॉडल ने नील्स ने कि परमाणु मॉडल को किस प्रकार प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले नील्स ने यह बताया कि कोई भी परमाणु जिसके केंद्रीय भाग में एक नाभिक होता है और उस नाभिक में एक धनावेशित कण प्रोटॉन उपस्थित होता है। जैसे माना कि यह क्या है, एक नाभिक है और यह एक परमाणु है। इस परमाणु के केंद्र भाग में कौन होता है? नाभिक होता है, यह नाभिक। और इस नाभिक के अंदर कौन उपस्थित होता है? धनावेशित कण, कौन? प्रोटॉन। हालांकि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों उपस्थित होते हैं। फिर इन्होंने बताया कि इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन है वो एक निश्चित पथ में गति करते हैं, कि निश्चित पथ में वर्ताकार चक्कर लगाते हैं। इन पथों को इन्होंने नाम दिया कोश या फिर ऊर्जा स्तर। तो ध्यान दीजिए, यह क्या है? इनके ऊर्जा स्तर है। थोड़ा बहुत इनको अपन लिखते हैं। जैसे इन्होंने सबसे पहले क्या बताया कि परमाणु के केंद्रीय भाग में नाभिक उपस्थित होता है। परमाणु के केंद्र में नाभिक उपस्थित होता है, जिसमें धनावेशित कण प्रोटॉन पाया जाता है। फिर इन्होंने क्या कहा, जो नाभिक है उस नाभिक के चारों ओर चक्कर कौन लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। इस नाभिक के चारों ओर इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं या गति करते हैं, एक ही बात है, गति करते हैं। और इन्होंने इस वृत्ताकार पथों को क्या नाम दिया? जिन्हें इन्होंने कहा कोश या फिर ऊर्जा स्तर, कोश या कक्षा, या इन्होंने नाम दिया ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल। जो ये कोश है इन्हें अपन क्या कहते हैं? ऊर्जा स्तर कहते हैं। और इन ऊर्जा स्तरों को इन्होंने किससे प्रदर्शित किया? n से प्रदर्शित किया। किससे प्रदर्शित किया? n से। इनका मान हमेशा पूर्णांक में, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, लेकिन इन्होंने इसको KLMN से भी प्रदर्शित किया। किससे प्रदर्शित किया? KLM और N, इनसे भी इन्होंने इसे प्रदर्शित किया। तो इसके अंदर देखते हैं, ये माना कि पहला कोश है जिससे अपन 1 से प्रदर्शित करते हैं, या फिर इसको लिखते हैं K। जैसे माना कि ये दूसरा, ये अपना तीसरा कोश है जिसे अपन क्या लिखते हैं? 3 या फिर M से। चौथा कोश जैसे लिखते हैं 4 या फिर N से। अब ध्यान दीजिए मित्रों, ये तो हो गए इनके कोश 1 2 3 4 या फिर KLMN। इन कोशों के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ध्यान देना, जो ये कोश है, प्रत्येक कोश के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है और प्रत्येक कोश की ऊर्जा भी क्या होती है? अलग अलग होती है। ऊर्जा अलग अलग क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। अब बात करते हैं कि किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र अपने पास में है 2n²। किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या अपने पास 2n², जहां n क्या है? नंबर ऑफ कोश, कोश की संख्या,
n किसको प्रदर्शित करता है? कोषों की संख्या को प्रदर्शित करता है। माना कि मुझे प्रथम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो मैं कैसे ज्ञात करूंगा? जैसे देखिए ये 2 इंटू n मतलब कोष, मुझे कौन से कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या ज्ञात करनी है? प्रथम कोष में। तो ये एक क्या करना है? स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 2 इंटू 1 बराबर 2, अर्थात प्रथम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2। इसी प्रकार मुझे दूसरे कोष में ज्ञात करनी है, तो कितने संख्या हो जाएगी? 8। जैसे मुझे तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या ज्ञात करनी है, तो 2 इंटू n मतलब कौन सा कोष है? तीसरा कोष है, इसका करेंगे स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 इंटू 9 बराबर क्या हो जाएगा? 18। इसका मतलब तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है? 18। तो इस प्रकार अपन को पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 18 और चौथे कोष में 32 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ज्यों-ज्यों कोषों की संख्या बढ़ रही है वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है, और ज्यों-ज्यों इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जहाँ जहाँ पर इलेक्ट्रॉन संख्या में वृद्धि हो रही है वहाँ पर ऊर्जा में भी क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। अर्थात अपन कह सकते हैं सबसे न्यून ऊर्जा वाला कक्ष कौन सा है? 1 नंबर कोशिश अपन कहते हैं कि सबसे अधिक ऊर्जा वाला, फॉर इसे कहते हैं एन कोष। इसके पास में क्या है? सर्वाधिक ऊर्जा। सर्वाधिक ऊर्जा क्यों है? क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉन भी क्या है? सबसे ज्यादा है। तो ये उनके पास में होगी इलेक्ट्रॉनों का क्रम, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। फिर मित्रों बात करते हैं इनके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उन इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग। कोणीय संवेग शब्द क्यों यूज करते हैं? क्योंकि कोई भी वस्तु किसी सर्किल के चारों ओर चक्कर लगा दी तो उससे अपन कोणीय संवेग लेते हैं। जैसे देखिए किसी भी वस्तु का इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जिससे अपन प्रदर्शित करते हैं mvr से कितना होना चाहिए? h/2π। अब बात करते हैं यहाँ पर m क्या है, v क्या है, r क्या है। ध्यान दीजिए m यहाँ पर क्या है? चक्कर कौन लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तो परमाणु के केंद्र में नाभिक में स्थित है, चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। m अपना क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। v क्या है? इलेक्ट्रॉन का वेग। और r क्या है? कक्षा की त्रिज्या। अर्थात कोई भी नाभिक से जो कोष है वो कितना दूर है, ये होगी अपनी त्रिज्या। फिर आगे अपन बात करते हैं जो हमारा किसी भी कोष का जो कोणीय संवेग है वो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए mvr बराबर ns/2π। अर्थात किसी भी कक्ष का कोणीय संवेग अगर ns/2π के बराबर है तभी उस कक्ष के अंदर इलेक्ट्रॉन गति कर पाएंगे, अन्यथा उसमें इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर पाएंगे। जहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और s क्या है? अपना प्लांक नियतांक। नियतांक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सूत्र किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने, इसलिए इसको अपन कहते हैं मैक्स प्लांक नियतांक। तो ये होगी अपने पास में कक्षकों का कोणीय संवेग। फिर नील्स बोर ने यह भी कहा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्ष में जब तक चक्कर लगाता रहेगा तब तक उसकी ऊर्जा में कोई हानि नहीं होगी। एक इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में चक्कर लगा रहा है तो उसकी ऊर्जा में न तो हानि होगी न ही उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन द्वारा एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने पर उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसकी ऊर्जा में? इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
जैसे माना कि एक निश्चित कक्ष में ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, गति कर रहा है, तो उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन इस कोश से ऊपर वाले कोश में जाता है, अर्थात निम्न ऊर्जा स्तर से उस ऊर्जा स्तर में जाता है, तो वह ऊर्जा का अवशोषण करेगा। लेकिन अगर वह उस ऊर्जा कोश से निम्न कोश ऊर्जा कोश में आता है, तो वह ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। इसका मतलब है कि एक कक्षा में घूमने पर उसकी ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अगर वह अपनी कक्षा चेंज करता है, बदलता है, तो उसकी ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो अपन लिख सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उस ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है, तो वह ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषण करता है। जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उस ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है, तो ऊर्जा का अवशोषण करता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, जब इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है, तो ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। कहने का मतलब है, माना कि यह क्या है, कोश है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, माना कि यह कोई इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, निम्न ऊर्जा स्तर से उस ऊर्जा स्तर में जाएगा। इसका मतलब वो क्या करेगा, ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण करेगा। तो ये हो गया अपना निम्न ऊर्जा स्तर, और ऊपर वाला है उस ऊर्जा स्तर। अब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, इसका मतलब वो ऊर्जा क्या करेगा, अवशोषण करेगा। ऊर्जा क्या करेगा, अवशोषण। तो यह इसने ऊर्जा क्या की है, अवशोषण किया। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है, उस ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है, तो यह क्या करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन। ये अपना हो गया निम्न कोश। जब निम्न कोश में आएगा, तब वो ऊर्जा क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। जब हाई ऊर्जा स्तर में जाएगा, तो वो ऊर्जा क्या करेगा, अवशोषण करेगा। तो ये तो होगी हमारे नील्स बोर के परमाणु मॉडल के बारे में बात। फिर बात करते हैं इनकी कमियां। इनकी क्या कमियां रह गई थी, इनकी भी कुछ कमियां रह गई थी। जैसे जो हमारा नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल है, वो एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की संरचना को ही प्रदर्शित करता है। तो इन्होंने एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों वाले परमाणुओं की संरचना को स्पष्ट नहीं कर पाया। तो ये एक से अधिक वाले इलेक्ट्रॉनों की परमाणु की संरचना को स्पष्ट नहीं कर पाया। दूसरी बात है, नील्स बोर के द्वारा रैखिक स्पेक्ट्रम को भी स्पष्ट नहीं कर पाया। और एक और इसकी कमी है, वो है नील्स बोर के द्वारा जब परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन द्वारा रासायनिक जो बंध बनाकर अणु निर्माण की प्रक्रिया है, उसको भी हमारा नील्स बोर है वो स्पष्ट नहीं कर पाया। तो इनकी तीन कमियां थी। इसमें पहली कमी है, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन की संरचना को स्पष्ट नहीं कर पाया। दूसरा है, ये रैखिक स्पेक्ट्रम को भी नहीं समझा पाया। और तीसरी इसकी संरचना है, इलेक्ट्रॉन द्वारा रासायनिक बंध बनाकर अणु निर्माण की प्रक्रिया को भी
अणु निर्माण की प्रक्रिया को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये थी मित्रों इसकी 3 कमियां। आज अपने इस नील्स बोर के परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ा।